गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। ये अम्ल, क्षारक और लवण की लास्ट वर्कशीट है। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि अम्ल अपने जलीय विलयन में H+ आयन बनाता है और क्षार अपने जलीय विलयन में OH- आयन बनाता है। तो क्रमशः H+ और OH- आयनों को उत्पन्न करने की अम्ल और क्षार में क्षमता है। जो अम्ल 100% आयनित होता है और अधिक H+ आयनों को उत्पन्न करता है। आयनित होने का मतलब है जब उनको जल में घोला जाता है तो वो अपने आयनों में टूट जाता है। आपने पढ़ा क्योंकि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, इसलिए सभी अम्ल जब पानी में घोले जाते हैं तो उनमें H+ आयन उत्पन्न होते हैं। तो जो अम्ल 100% आयनित हो जाए और अधिक H+ आयनों को उत्पन्न करता है उसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं, और जो अम्ल कम H+ आयनों को उत्पन्न करता है उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ रहे हैं। जो क्षार 100% आयनित होता है, हमने पढ़ा था कि क्षार जब पानी में घुलते हैं तो वो OH- आयन उत्पन्न करते हैं। तो जो क्षार 100% आयनित हो जाएगा उसको हम कहेंगे प्रबल क्षार, और जो क्षार कम OH- आयन उत्पन्न करेगा उसको हम कहेंगे दुर्बल क्षार। समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, ये दो अम्ल हमने लिए और इनको हमने पानी में घोला। जब हम इनको पानी में घोलते हैं तो दोनों अलग अलग मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, इसलिए वह अधिक H+ आयन उत्पन्न करता है, जबकि एसिटिक अम्ल CH3COOH अपूर्ण रूप से आयनित होता है और कम H+ आयन उत्पन्न करता है, इसलिए उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, एक प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। और जो हमने क्षार के बारे में पढ़ा वो हमने पढ़ा प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। इसी प्रकार जो क्षार 100% आयनित होता है और अधिक OH- आयनों को उत्पन्न करता है उसे हम प्रबल क्षार कहते हैं, और जो कम आयन उत्पन्न करता है उसे हम दुर्बल क्षार कहते हैं। ये दोबारा आ गया। लवणों के प्रकार। दी गई सारणी में कुछ लवणों के उदाहरण दिए गए हैं कि वे किन अम्लों और किन क्षारों से बने हैं। उदाहरण के लिए देखिए, अगर हम एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार इन दोनों को मिलाएंगे तो फलस्वरूप जो लवण बनेगा वह बनेगा उदासीन, और इसके उदाहरण हैं सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। और प्रबल अम्ल कौन सा लिया गया होगा? HCl और NaOH, और दूसरे केस में सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को मिलाने से HCl और NaOH को मिलाने से NaCl लवण बना जो कि उदासीन है, और सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने से पोटेशियम सल्फेट बना जो कि एक उदासीन लवण का उदाहरण है। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। अगर हम एक दुर्बल अम्ल लें और एक प्रबल क्षार लें और दोनों को मिला दें तो बनने वाला जो लवण होगा उसकी प्रकृति होगी क्षारकीय। क्यों होगी? क्योंकि हमने प्रबल क्षार लिया। अब इसका उदाहरण है, यहाँ पर देखो, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट। इन दोनों को जब बनाया गया तो दुर्बल अम्ल लिया गया कार्बोनिक अम्ल, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। जब हम प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को लेके रिएक्ट कराएंगे आपस में
तो बनने वाला जो लवण है वह अम्लीय बनेगा और इसका उदाहरण है कैल्शियम क्लोराइड। और ये बना होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करने के फलस्वरूप। HCl क्योंकि एक प्रबल अम्ल है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एक दुर्बल क्षार है। अगला जो है वो है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। जब हम दोनों चीज़ें दुर्बल लेंगे तो बनने वाला जो लवण होगा वो उदासीन बनेगा और इसका एग्जाम्पल है अमोनियम कार्बोनेट। इसके लिए कार्बोनिक अम्ल और अमोनिया जैसे क्षार का इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद है ये आपको लवण के प्रकार समझ आ गए होंगे अच्छी तरह से। अब आगे चलते हैं, हम पीएच के बारे में पढ़ते हैं। पीएच के बारे में आपको पिछले वर्कशीट में भी बताया गया था कि पीएच एक तरह का सूचक है जो यह पता लगाने के लिए काम में आता है कि कोई पदार्थ या कोई यौगिक अम्लीय है और या क्षारकीय है या कितना अम्लीय और कितना क्षारकीय है। तो हमारा शरीर जो है उसका पीएच परास होता है 7 से 7.8। हमारा शरीर, मानव शरीर पीएच परास 7 से 7.8 पीएच के बीच में कार्य करता है। पीएच के और भी महत्व हैं। पहला जो महत्व यहाँ दिया हुआ है वो वर्षा के जल का दिया हुआ है। आपने सुना है छोटी क्लासेस में और एनवायरनमेंट के लेसन्स में कि अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा क्या होती है? यदि वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम है तो ऐसी होने वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है और यह जल नदी में पहुंचने पर जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। दूसरा जो महत्व है पीएच का वह है हमारे पाचन तंत्र में। आप सबको मालूम है हमारे पाचन तंत्र में आमाशय द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया जाता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। लेकिन कई बार अपचय होने के कारण जब पेट में इस अम्ल की मात्रा, आमाशय में इस अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो व्यक्ति को खट्टी डकारें जैसी परेशानी होनी शुरू हो जाती है और इसके लिए वह एंटासिड, आप भी खाते होंगे एंटासिड, एंटासिड नामक पदार्थ दवाई ली जाती है। एंटासिड जो है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जब इसको हम पीते हैं घोलकर तो इससे हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में जो अम्ल की अधिकता होती है वह उदासीन हो जाती है और हमें आराम मिल जाता है। तो पीएच का पहला उपयोग वर्षा जल में पीएच का मान और दूसरा उपयोग हमारे पाचन तंत्र में। तीसरा जो पीएच का महत्व है वह है हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर हमारे दांतों का क्षय प्रारंभ शुरू हो जाता है। और दांतों का क्षय कब होता है? क्योंकि जब पीएच मान 5.5 से कम होता है तो हमारे भोजन में उपस्थित शर्करा का जीवाणु द्वारा अम्ल में परिवर्तन होने लग जाता है। मतलब भोजन में जो हम शर्करा खा रहे हैं उसको जीवाणु अम्ल में बदलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति के कारण दंत क्षय से हमारी रक्षा करता है और इसीलिए आपको कहा जाता है कि खाना खाने के पश्चात आपको ब्रश, टूथपेस्ट करना है। चौथा जो है वो मधुमक्खी के डंक का एक अम्ल छोड़ने का है। आपको मालूम है मधुमक्खी या कोई कीड़ा जब काट जाए तो आपके हाथ में या जहाँ भी वह काटता है वहाँ तेज़ दर्द और जलन का अनुभूति हमें होती है, एहसास हमें होता है। इसका उपचार करने के लिए बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का इस्तेमाल किया जाता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन का अनुभव होता है। तो यह मधुमक्खी का डंक के बारे में बात आ गई और यहाँ नेटल के डंक के बारे में बात आ गई। अगला जो पीएच का महत्व है हमारे दैनिक जीवन में वह है मिट्टी का पीएच। आप सबको मालूम है मिट्टी अगर उपजाऊ होगी यानी मिट्टी
की उपजाऊता जो है वह डिपेंड करती है कि उसका पीएच मान कितना है। कभी कभी मिट्टी बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाती है जिसके कारण उसमें पौधे पनपना मुश्किल होते हैं। इसलिए मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए चूने या कैल्शियम कार्बोनेट के प्रयोग से उसको क्षारकीय बनाया जाता है। तो ये आपके दैनिक जीवन में महत्व हो गए पीएच के। ये जितने भी महत्व आपने पढ़े हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे वह वर्षा के जल का हो, पाचन तंत्र का हो, मुंह के पीएच मान का हो, या मधुमक्खी के डंक का, या मिट्टी के पीएच के मान का। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन जो मिलेगा वो एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें मिलेगा, तरीके से मिलेगा। आपको एक समस्या दे दी जाएगी और उसका आपको समाधान जो है वो इनके आधार पर करना होगा। उदाहरण के तौर पे मिट्टी का पीएच वाला जो क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे किसी किसान ने अपनी ज़मीन में चूने या कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया। उसने मिट्टी में चूना या कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाया, तो ऐसा उसने किस लिए किया? तो वह आप यहाँ से मिलने वाली जानकारी के आधार पर ही सॉल्व इस क्वेश्चन को कर पाओगे और उसका आंसर आप लिख पाओगे भी। मिट्टी की प्रकृति अम्लीय हो गई थी और अम्लीय पदार्थ को किसी क्षार द्वारा ही उदासीन किया जा सकता है या उसका अम्लीयता कम की जा सकती है। इसलिए किसान ने चूने या कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर उपयोग किया होगा। अगला जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो आपका बनता है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। वह आपको उदाहरण दे देगा और कहेगा कि जब हमने इन दो यौगिकों को मिलाया तो बनने वाले अम्ल की प्रकृति बताइए। तो वो आपको इस टेबल से करना होगा। इस टेबल में अम्ल और क्षार दिए हुए हैं। किस अम्ल को किस क्षार में मिलाकर किस प्रकार का लवण बन सकता है ये आपको ध्यानपूर्वक याद करना होगा। और अगला जो इसमें है ऊपर वह है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस पे बेस्ड अब ये क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है प्रत्येक लवण को अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन रूप में पहचानिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड डैश अम्ल एवं डैश क्षारक से बना है। तो ये आपको बताना है कि अम्ल प्रबल था या दुर्बल था, क्षारक प्रबल था या दुर्बल था। जो भी सुटेबल होगा वो आप यहाँ इस सारणी से देखकर आराम से कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वह है प्रत्येक भोजन के पश्चात हमें दांतों की सफाई करने का सलाह क्यों दी जाती है। फिर है आमाशय में बनने वाले अम्ल का नाम बताइए। जलीय जीव अम्लीय वर्षा से किस प्रकार प्रभावित होते हैं। एंटासिड किस प्रकार कार्य करता है। दो एंटासिड के नाम लिखिए। नाम आपको दिए हुए हैं यहाँ पर पहले ही। स्वस्थ विकास के लिए एक पौधे को 7.2 पीएच की मिट्टी की आवश्यकता होती है। लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो जैसे मैंने भी आपको लास्ट वाला बताया था ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आएगा। आपको कोई समस्या दे दी जाएगी और आपसे उसका निवारण पूछा जाएगा। तो ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य विकास के लिए एक पौधे को 7.2 पीएच की मिट्टी की आवश्यकता है, लेकिन मिट्टी का पीएच 5.6 है। पौधे की वृद्धि के लिए उपयुक्त करने वाले रसायन का नाम व प्रकृति लिखिए। मेरे ख्याल से अब आप इस शीट के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे और इस शीट को अच्छे से समझ पाएंगे। गुड लक बच्चों।